फिर पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, एनएलएम पे बेस्ड कुछ सर क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर टेस्ट का रिजल्ट टेस्ट का रिजल्ट आज शाम तक नहीं, मतलब आज रात कल सुबह तक आपको टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा। आज कुछ भी करूंगा टेस्ट का आपको रिजल्ट चेक करके दे दूंगा। कल नहीं हो पाया चेक। ओके सर। ओके। अच्छा, लास्ट वाले क्लास में एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करने को आपको दिया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि प्लैंक है इस तरह से, और यहां पर हमने क्या कर दिया था, एक ब्लॉक को प्लेस कर दिया है। इस तरह से हमने क्या किया, एक ब्लॉक को प्लेस कर दिया। ब्लॉक का मास मैंने दिया था सपोज 10 kg का, और इसमें क्या करना था, ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करना था। एक फोर्स इधर अप्लाई किया था हमने, और एक फोर्स इधर अप्लाई किया था। और फोर्सेस के मैग्नीट्यूड कितने रखे थे, 100 या 200? 100। 100 रखा था। दिस एंगल वाज ऑफ 37 डिग्री 37 एंड दिस एंगल वाज ऑफ 53 डिग्री। 53 53 डिग्री, और ये भी 100 है। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने क्लास में किया उससे थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है तो वो देख मैं लेते हैं। किया हूँ। एक्सेलरेशन आया ना, एक्स और वाई दोनों का एक्सेलरेशन आया ना? देख नहीं सर, आया नहीं। आपने बोला था कि होगा पर आया नहीं। ओके, देखते हैं। देखो अभी सर अगर आप सर हाँ सर, मेरा एक्स का वैल्यू आया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ए वाई कोई नहीं, देखते हैं। देखो अब एक ही पार्टिकल है तो सिस्टम के बारे में तो सोचना नहीं है सर, यही सिस्टम होगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम में और कौन कौन से फोर्सेस आएंगे? तो फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो इसका वेट आएगा 100 न्यूटन का, और ऊपर की तरफ आना चाहिए एक और फोर्स, नॉर्मल। अब इस 100 न्यूटन वाले फोर्स को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो इधर एक कंपोनेंट मिलेगा, दिस कंपोनेंट विल बी 100 cos 37, और इसका एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा एंड दिस कंपोनेंट विल बी 100 sin 37। अब sin 37 का वैल्यू कितना है? sin 37 3/5 है क्या? sin 37 3/5 है ना? अरे sin 37 3/5 होता है तो हाँ सर, हाँ सर। रिस्पॉन्ड करना जरूरी है क्लास में, नहीं तो सो जाएंगे, नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। पढ़ाई करना इज नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब, पढ़ाई करना इज अ वेरी बोरिंग जॉब। तो अगर तुम इंटरेस्ट अंदर से नहीं लेके आओगे तो सो 100 जाओगे। sin 37 है 60 न्यूटन, फिर 100 sin 53 है 80 न्यूटन। ओके, 18 100 sin 37 कितना हो जाएगा? 100 sin 37 हो जाएगा 60, 60, और 100 इधर cos 80। 37 हो जाएगा 80। तो ये हमने फोर्सेस को दिखा दिया। उसी तरह इस वाले फोर्स को जब आप रिजॉल्व करोगे तो जिसके साथ एंगल बनता है वहां पे चला जाएगा cos कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा 100 cos 53। 100 cos 53 ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस, ये 60 आ जाएगा। और यहाँ पे चला जाएगा एक और कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट विल बिकम 80 न्यूटन। कितना? 80 100 न्यूटन। sin 80 53। न्यूटन। 100 sin 53 ये कितना? 80 न्यूटन आ रहा है ना? ठीक है। यस सर। तो अब अगर आप इस डायग्राम को वापस से देखोगे ना, तो आपके पास डायग्राम में क्या है, ये इतना भारी भरकम डायग्राम को थोड़ा आसान दिखाते हैं। कैसे आसान दिखाएंगे? ये ब्लॉक रखा हुआ है और इसमें क्या क्या फोर्सेस है, तो आप देखो। एक तो हमारे पास ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स है 80 न्यूटन, फिर ऊपर के डायरेक्शन में है 60 न्यूटन, ऊपर के डायरेक्शन में 60 न्यूटन, और एक और फोर्स मैंने दिखाया था नॉर्मल, अभी के लिए दिखा देते हैं, एक्चुअली नॉर्मल गायब हो जाएगा। फिर इधर एक फोर्स है 80 न्यूटन, इधर एक फोर्स है 60 न्यूटन, और इधर एक फोर्स है 100 न्यूटन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 80 न्यूटन प्लस 60 न्यूटन का जो सम है वो 140, एंड 140, द वैल्यू ऑफ 140 इज ग्रेटर देन 100। अगर 140 इज ग्रेटर देन 100, इसका मतलब ये जो ब्लॉक है वो जमीन पे ठहरेगा नहीं, वो हवा में उड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यस सर। तो ये हवा में उड़ेगा, आज में ऊपर आसमान नीचे। अब ये हवा में जब ये जाएगा तो जैसे ही हवा में गया ना, तो यहाँ से कांटेक्ट छूट गया। अगर कांटेक्ट छूट गया इसका मतलब नॉर्मल भी नहीं होना चाहिए, तो ये नॉर्मल फोर्स जो है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों दिखाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये जमीन पर है नहीं, आजकल पाँव जमीन पे टिकते नहीं इसके, ये जमीन पर नहीं है, उड़ चुका है। अब ये उड़ क्यों चुका है?
क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स है वो ज्यादा है कंपेयर टू डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स। यार सर अभी क्यों कॉल कर रहे हैं, एक मिनट रुको। हाँ सर, टू से 250, ठीक है सर ले लूंगा, खाली है हाँ। अच्छा ठीक है सर, ठीक। ये 2 से 250 भी मेरी लेक्चर रहेगी तुम लोग के बैच में। अरे यार पढ़ाने दो भाई। हाँ सर, हाँ तो देखो ये 80 और ये 60। अब ये नॉर्मल क्यों गायब हो गया? नॉर्मल इसलिए गायब हो गया क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब कांटेक्ट छूट जाएगा। अगर कांटेक्ट छूट गया तो नॉर्मल रिएक्शन गायब। अब नॉर्मल रिएक्शन गायब, इसका मतलब पार्टिकल ऊपर भी भाग सकता है क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है, और पार्टिकल इधर भी भाग सकता है क्योंकि इस वाले साइड का फोर्स ज्यादा है। अब अगर एक्सिस के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो इधर जो एक्सेलरेशन होगा वो आएगा ax, और इस साइड में जो एक्सेलरेशन होगा ax वो है आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ay। सर ay है 4 मीटर पर सेकंड देख स्क्वायर। लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस अगर बात किया जाए तो अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप देखोगे तो नेट फोर्स कितना हो गया, 80 इधर 60 इधर, तो वो हो गया 20। 80 minus 60 20 न्यूटन 20 80 by 10। माइनस 60 नेट फोर्स को आप मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दोगे। तो जब आप इसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे, एक्सेलरेशन अलोंग x इक्वल्स टू 20, सॉल्व करने पर x के अलोंग जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट है। करेक्ट है ना? ठीक है। अच्छा उसी हाँ, तरह सर। अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में हो जाएगा अलोंग y एक्सिस। अगर हम बात करें अलोंग y एक्सिस, अगर y एक्सिस के अलोंग बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, f नेट 140 minus 100। F नेट अलोंग y एक्सिस अगर आप देखोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स था वो 140 का था, और ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो है 100 का। तो 140 माइनस 100, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 40। तो y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन आएगा वो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब पार्टिकल जो है ना, सही है ना, इसका मतलब पार्टिकल की टेंडेंसी इधर भी जाने की है और पार्टिकल की टेंडेंसी इधर भी जाने की है। पार्टिकल इधर जाना चाहता है विद अ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पार्टिकल इधर भी जाना चाहता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसमें व्हाट विल रिजल्टेंट बी निकाल द, देंगे क्या? बिल्कुल, अगर आपसे कोई पूछेगा कि नेट रिजल्टेंट निकलेगा एक्सेलरेशन तो हम कितना लोग को होगा, बता देंगे। तो नेट एक्सेलरेशन आप ऐसा लिख सकते हो ax i कैप प्लस ay j कैप। तो ये हो जाएगा x कंपोनेंट है 2 रूट तो 20 है 2 क्या? i कैप देख लेते हैं, और ये हो जाएगा 4 j कैप। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे ना सिर्फ, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा a नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा ax का स्क्वायर प्लस ay का रूट स्क्वायर। 20 है। तो 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा √20 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर है। आया या नहीं आया समझ में? तो मेरा तीनों आंसर सही है। तीनों आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है। और किसी का? सर मेरा सिर्फ एक ही आंसर सही है सर, मेरा कोई भी सही नहीं है, लेकिन सर मैंने ट्राई किया था। सर वो उसमें कंफ्यूज हो गया था नॉर्मल वाले में। नॉर्मल वाले कहाँ में जाएगा? देखो, नॉर्मल वाला हमेशा याद रखना, नॉर्मल वाले केस में आपको याद रखना है कि जब भी कांटेक्ट बना है तभी नॉर्मल है। अगर कांटेक्ट ही नहीं है तो नॉर्मल का तो कोई चांस ही नहीं। तो जैसे ही वो आसमान में उड़ने लगा ना, नॉर्मल 0 हो गया, क्योंकि धरती ऊपर थोड़ी आएगा कि नहीं कहाँ जा रहा है भाई मेरे प्रीतम, कहाँ जा रहे हो, पकड़ने जाएगा उसको, वो चला गया, वो तो चला गया, तो नॉर्मल भी चला गया। आया समझ में? आप ये समझ में आया ना? यस सर। ओके, हाँ सर। और किसी को कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर ए नेट का थोड़ा बता दीजिए ना, इधर से ए क्या देखो, ए नेट कैसे लिखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्टिकल है उसको एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी मिल रहा है और एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी मिल रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन का मतलब, सिंस एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एक एक्सेलरेशन इधर है एक एक्सेलरेशन इधर है, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, इस मतलब नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा।
मतलब एक्चुअल में जो पार्टिकल है ना वो ऐसा कुछ भागेगा, ऐसा क्यों भागेगा? क्योंकि एक एक्स डायरेक्शन का भी एक्सेलरेशन है, एक वाई डायरेक्शन का भी एक्सेलरेशन है, तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग होगा। तो रिजल्टेंट कैसे लिखोगे? तो रिजल्टेंट लिख दिया एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट है 2, वाई कंपोनेंट है 4, तो नेट वेक्टर कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप। अब अगर वेक्टर ऐसे लिखा होता है तो इसका मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही ढूंढते हैं ना। आया समझ में? यस सर, क्लियर है ना? यस सर। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ पुली वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पुली 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 पुली, वेयर इज द पुली? पुली देखो ऐसा होगा, ग्राउंड है और यहाँ पर एक ट्राइंगुलर वेज फिक्स किया हुआ है, ठीक है? अगर ये मेडिकल का क्वेश्चन इसलिए फिक्स किया हुआ है, अगर एडवांस का क्वेश्चन होता तो फिक्स नहीं रहता, बस ये फिक्स किया हुआ, ग्राउंड में फिक्स किया हुआ है, फेविकॉल लगा के जोड़ दिया हमने, टूटेगा नहीं। और यहां से हमने बांध दिया एक पुली। सपोज इसका मास है 4 kg का और इस वाले ब्लॉक का मास है 6 kg का, और ये जो एंगल है, सपोज दिस एंगल इज 37 डिग्री। अब ये पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द accelerations of the block, find the accelerations of the block या blocks and tension in the accelerations नहीं होगा, find the acceleration of the blocks and tension in the thread, tension in the thread। पहले मैं बोलूंगा आप खुद से कोशिश करो, नहीं होगा तो तो हो जाएगा, तो इजी है। देखते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखेंगे। अच्छा, मैंने एलन का मटेरियल ग्रुप में भेज दिया है, तो आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ये एनएलएम वाला जो चैप्टर है वो फुल ऑफ प्रैक्टिसिंग, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, उतना ज्यादा चांसेस आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो, जब तक एनएलएम में आपने सही से फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया तब तक सही आंसर नहीं आएगा। फोर kg का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब वो फ्री फॉल में आ गया, फ्री फॉल में थोड़ी है वो। फ्री फॉल में तो तब होता जब वो फ्री होता मूव करने के लिए, अभी तो धागे से बंधा पड़ा है भाई, कैसे 10 होगा? मर जाएगा ब्लॉक लेकिन 10 नहीं हो 20 पाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना? तो 20 मीटर पर सेकंड नहीं स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, 20 भी नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? आप 10 सोचो, से जब कम उसको हो। आप गिरने दे दोगे, जब वो गिर रहा है आराम से, तब उसका एक्सेलरेशन 4 है, तो अभी तो आपने धागे से बांध के रखा है, तो 20 कैसे हो जाएगा? 10 से कम ही होगा जो भी आंसर होगा। मैं बता देता हूँ, देखो। एक मिनट प्लीज सर। ओके ओके ओके, कितने लोग हैं? 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आरुप, फिर से बताओ। 0.4 मीटर पर सेकंड। 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते हैं आरुप, एक आंसर हमारे पास आ गया आरुप का, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, किसने टेस्ट नहीं दिया था कल? मतलब सैटरडे को था ना? सैटरडे को टेस्ट किसने नहीं दिया है? कौन सा? सैटरडे को ही था ना चैप्टर एंड टेस्ट। तो 10 क्वेश्चन वाला ना? हाँ हाँ,
सैटरडे लिया था, फ्राइडे लिया था? वो तो फ्राइडे को था। अच्छा वो फ्राइडे का था। हाँ तो फ्राइडे का जो टेस्ट था वो किसने नहीं दिया है? जो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट के बेसिस पे ही मार्क्स मिलेंगे भाई साहब। कोरोना जाने नहीं वाला, तो कोरोना नहीं जाने वाला तो ये जो स्कूल में जो टेस्ट होंगे उसके हिसाब से ऐसे मत बोलो सर। अरे अब देख लो ना कोरोना का जो अभी पोजीशन है, चाइना फिर से लॉकडाउन कर रही है, अमेरिका में भी आज 41,000 केस है। सर ये गया नहीं सर, फिर से सेकेंड वेव आ गया। अभी सेकंड वेव गया नहीं है, थर्ड वेव आने की तैयारी हो चुकी है। घर में क्वारंटाइन होके बैठेंगे। बैठेंगे यार। इसमें करना ये सर, पहले टेंशन का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कैसे उसको कैसे टेंशन सब्स्टिट्यूट कैसे निकालोगे सर? नॉर्मली से नहीं निकाल सकते सर। 4 kg 60 minus t equal to 6 है। टेंशन से इक्वेट कर देंगे। नहीं निकाल सकते। देखो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ये नीचे वाला ब्लॉक प्रॉब्लम करेगा ना सर? देखते हैं। देखो ये 4 kg वाला जो ब्लॉक है ना, एक अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको सही से क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। 4 kg वाला ऑब्जेक्ट था, पहले टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। देखते देखो तो सबसे पहला फोर्स जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे इसका वेट। तो इसका वेट दिखा दिया मैंने 40 डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऊपर एक दिखाएंगे टेंशन। अच्छा ये 4 kg वाले ब्लॉक में कोई नॉर्मल है क्या? नहीं कांटेक्ट में नहीं है। कोई कांटेक्ट में है नहीं तो नॉर्मल होगा नहीं। ये टेंशन एक जैसा थ्रेड है तो वही टेंशन इधर भी मिलेगा, वही टेंशन इधर भी मिलेगा और वही टेंशन इधर भी मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा 6 kg पे नॉर्मल लगेगा। 60 kg वाला ब्लॉक है। मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा रहे या ऑब्जेक्ट ऐसे रखा रहे, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाना होता है क्या? हाँ सर। अगर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसका मैग्नीट्यूड 60 का है, ये जो वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका मैग्नीट्यूड 60 का है, तो आपको इस 60 को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों रिजॉल्व करना पड़ेगा, कैसे रिजॉल्व करना पड़ेगा? तो आप देखो कि अगर ये जो ब्लॉक है, अगर ये सिस्टम या तो ऐसे जा सकता है या सिस्टम वैसे जा सकता है, ऊपर जा सकता है। तो अगर ये 4 kg का ब्लॉक नीचे जाता तो 6 kg वाला ब्लॉक क्या करता, इस इंक्लाइन में ऐसे ऊपर जाता, या अगर ये 4 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा तो 6 kg वाला ब्लॉक इंक्लाइन में ऐसे नीचे आएगा। इसका मतलब फॉर दिस 6 kg ब्लॉक, अगर आप इस 6 kg वाले ब्लॉक के लिए सोचोगे तो आप क्या बोलोगे कि ये एक्स एक्सिस होना चाहिए और इसका जो परपेंडिकुलर है वो वाई एक्सिस होना चाहिए। मैंने आपको बोला ना कि एक्सिस का सिलेक्शन करना पड़ेगा और जिस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी होती है उसी को जनरली क्या करते हैं, एक्सिस मानते हैं। तो 6 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर आप देखते हैं तो ये एक्स एक्सिस होता। अब बोलोगे सर 4 kg वाले ब्लॉक के लिए तो अलग हो जाएगा, 4 kg वाला ब्लॉक तो ऐसे चल रहा है तो क्या इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे? 4 kg वाले ब्लॉक में आप अगर इसको एक्स मान भी लोगे तो वाई का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, आप बस इतना समझ लो कि जिस भी पार्टिकल के बारे में बात करोगे उस पार्टिकल की मूव करने की टेंडेंसी जिधर होगी दैट विल बी योर एक्स एक्सिस। आया समझ में? सर एक सिस्टम में सभी पार्टिकल्स का सेम एक्सिस होगा कि अलग अलग? अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो किस डायरेक्शन में किधर मूव कर रहा है। जैसे ये इसको ऊपर नीचे मूव करना है लेकिन इसको ऐसे मूव करना है, ये जो स्लैंट लाइन है उसके ऊपर ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो इसका अगर आप लाइन ऑफ मोशन देखोगे अलग है, इसका लाइन ऑफ मोशन अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक्सिस अलग अज्यूम करेंगे और इसके लिए एक्सिस अलग अज्यूम करेंगे। आया समझ में? सर मतलब एक्स एक्सिस कोई भी ले सकते हैं, वाई कोई भी ले सकते हैं, मतलब एक्सिस के। हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन के अलोंग मोशन हो रहा है ना, जनरली उसको x मान लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर को y मान लेते हैं। समझ में आया? हाँ सर। ओके, अभी देखो तो ये 6 kg वाला जो ब्लॉक है उसमें क्या क्या फोर्स हम यहाँ पे रिजॉल्व क्यों करेंगे? क्योंकि रिजॉल्व नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि ब्लॉक को इधर नीचे कौन ड्रैग करा रहा है। मैंने आपको क्या बताया, जो भी फोर्सेस जो एक्सिस के अलोंग नहीं होते उनको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो ये देखो ये 60 न्यूटन का जो फोर्स है वो एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो अगर ये एक्सिस के अलोंग नहीं है तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। मेरे को डाउट है। हाँ बोलो सर, ये 6 kg का ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे है, 4 kg का वेट उसको कैसे बैलेंस रख सकता है सर? 6 kg का तो फॉल कर सकता है ना? वही तो देख रहे हैं ना, वही तो हम लोग एनालाइज करने वाले हैं कि सिस्टम किधर जाएगा, ऐसे जाएगा या ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा अभी नहीं पता, तो उसी को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक मूवमेंट पे स्टॉप है, ये कोई दोनों ऑब्जेक्ट पॉज पे नहीं है। मतलब अभी फॉर दिस इंस्टेंट हम क्या कर रहे हैं, नेट फोर्स ढूंढ रहे हैं। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स मिलेगा उस डायरेक्शन में आपका जो सिस्टम है वो स्लाइड करे। अभी आप एक मिनट देखो, आपको समझ में आ जाएगा शायद। यस सर। ये ऑब्जेक्ट का वेट है 60 न्यूटन का, 60 न्यूटन का फोर्स मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया। अब ये जो फोर्स है इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों रिजॉल्व करना पड़ेगा?
क्योंकि एक्सेस जो है, अब देखो ये ब्लॉक जो है वो या तो इंक्लाइन में ऊपर जा सकता है या इंक्लाइन में नीचे जा सकता है। तो फॉर दिस 6 kg ब्लॉक, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने येलो से दिखाया है वो एक्सेस हो गया, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो वाई एक्सेस हो गया। तो ये 60 है, तो ये एंगल भी 37 हो जाएगा क्या, हाँ या ना? ये 37 है तो ये एंगल भी 37 होगा क्या? हाँ ध्यान सर, से। अब बताए थे ये बताया हाँ था ना? सर। आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर एक ऐसा इंक्लाइंड है और क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो बेस पर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस इंक्लाइन लाइन पर। तो जितना एंगल इस इंक्लाइन में था, मतलब ये इंक्लिनेशन जितने एंगल का है, दोनों के जो परपेंडिकुलर्स हैं उनके बीच का भी एंगल वही होगा। बोलो सर कैसे? ये थीटा है, इसको 90 मान लो। अगर ये थीटा ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा ये 90 तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आप सिंपल में क्या याद रख सकते हो कि अगर कोई इंक्लाइंड है और इंक्लाइन के बेस पर और वो जो इंक्लाइन लाइन है इन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो जो इंक्लिनेशन का एंगल है दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल वही होगा। तो अगर आप देखोगे ये 37 डिग्री है, अगर ये जो वेट वाला लाइन है, ये जो वेट वाला फोर्स है वो बेस पे परपेंडिकुलर जाता, और ये जो येलो डॉटेड लाइन है वो इंक्लाइन पर परपेंडिकुलर जा रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये एंगल भी कितना होगा, 37 डिग्री का। सर नहीं आया समझ में? ये कोई डाउट है क्या किसी को? सर इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर जा रहा है वो वाला एंगल ये डॉटेड लाइन देखो, ये डॉटेड, ये जो येलो डॉटेड है वो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है ना? यस अलोंग सर। द इंक्लाइन अगर एक्स एक्सिस था तो ये वाई जो एक्सिस जो होगा वो इंक्लाइन से परपेंडिकुलर होगा ना? यस सर। ओके, तो दिस एंगल विल बिकम 37 डिग्री। और क्या क्या फोर्सेस है? अगर ये कांटेक्ट है, अगर ये कांटेक्ट है तो परपेंडिकुलर जो होगा वो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग वाई एक्सिस होगा क्या, ऊपर के डायरेक्शन में? ऐसा बोल सकते हैं ना, नॉर्मल ऐसा होगा। यस सर। और क्या है, 6 kg वाले ब्लॉक को टेंशन इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो अगर आप 6 kg वाले ब्लॉक को देखोगे तो देखो 6 kg वाले ब्लॉक में क्या क्या फोर्सेस है। वो जो 6 kg वाला ब्लॉक है, अगर मैं उसका एफबीडी बनाने की कोशिश करूं, ये 6 kg वाला ब्लॉक है, अगर मुझे इसका एफबीडी बनाना है तो सबसे पहला फोर्स हमने दिखाया था इसका वेट, फिर यहाँ पर हमने दिखाया टेंशन, और यहाँ से हमने दिखाया नॉर्मल। और मैंने क्या बोला कि ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज, ये जो एक्सिस था ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर जो होता वो होता वाई एक्सिस। और हमने क्या देखा कि ये जो एंगल आया है, दिस एंगल, ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल था 37 डिग्री का। अब अगर इस 6 kg का ब्लॉक है तो वेट हो गया 60, एक कंपोनेंट इधर मिलेगा जिसके साथ एंगल बनता है वहां पर कॉस कंपोनेंट चला जाएगा, तो 60 cos 37 हो गया, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वहां पर साइन कंपोनेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 sin 37, ये हो जाएगा 60 sin 37। फिर यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपको क्या मिला, नॉर्मल, ये जो डायरेक्शन है वहां पे मिला नॉर्मल, और इधर इस साइड क्या मिलेगा, इस साइड मिलेगा आपको टेंशन। अब ये फोर्स को, ये फोर्स की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी के प्लेस में इनके दो बेटे आ गए, 60 cos 37 और 60 sin 37। 60 cos 37, cos 37 4/5 होता है, तो 12 into 5 जब आप 12 into 4 करोगे तो ये 48 न्यूटन का है, और ये हो जाएगा 60 sin 37, sin 37 हो जाएगा 3/5, तो 12 into 3 करोगे तो ये हो जाएगा 36 न्यूटन का। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। तो सर एकदम ध्यान से देखना डायग्राम, अब आपको समझ में आएगा सिस्टम किधर भागेगा। तुम देखो, ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है उसको कोई नीचे खींच रहा है विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, और ये जो 6 kg वाला ब्लॉक है उसको कोई इधर खींच रहा है विद द फोर्स ऑफ 36 न्यूटन। तो पूरा का पूरा सिस्टम किधर भागेगा, 40 की तरफ, मतलब 4 kg की तरफ। इस डायरेक्शन में ऐसा भागेगा क्या पूरा का पूरा सिस्टम? नहीं आया ऐसा समझ में? देखो ये जो हाँ, फोर्स है ना, इधर इधर इस डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कभी भी ब्लॉक को रोक सकता है क्या? ब्लॉक को कौन रोकेगा? अगर आप रोप के बारे में सोचते हो, मान लो ये रोप है, इस पूरे सिस्टम को अगर मैं उतार के जमीन पे रख दूं, ऐसा अगर पूरे सिस्टम को उतार के जमीन पे रख दूं, मान लो ऐसा सीधा सीधा मान लो, तो ये हो सकता है इधर 40 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है सर, और इधर 36 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है, हाँ या ना? तो तुम खुद से बताओ सिस्टम किधर भागेगा?
सर 40 न्यूटन की ओर। 40 न्यूटन के डायरेक्शन में मूव करेगा क्या सिस्टम? सर नहीं आया समझ में, ये बोलो हाँ या ना? समझ आ गया सर। समझ में आया ना? यस यस सर। 2-3 लोग हैं जो जिनको समझ में आया, बाकी लोग सब पता नहीं। सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अब यहाँ पर अगर मुझे एक्सेलेरेशन देखो, डेफिनेटली ये जो y डायरेक्शन है 6 kg वाले ब्लॉक में y डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 60 और ऊपर के डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं सर। ऊपर के डायरेक्शन में जो भी फोर्स है वो तो नॉर्मल है। तो अगर आप इसमें देखोगे अलोंग y एक्सिस, इस वाले में अगर आप लिखोगे अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग वो जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल कभी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट नहीं करता। नॉर्मल क्या करता है? नॉर्मल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर ये नॉर्मल नहीं होता ना, मान लो ऊपर के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, तो अपने वेट के कारण वो नीचे भाग गया होता, वो जमीन को तोड़ता हुआ नीचे चला गया होता। लेकिन ये जमीन को तोड़ता हुआ नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जमीन एक ऊपर नॉर्मल प्रोवाइड करता है। तो अगर आप y एक्सिस में देखोगे तो नॉर्मल का वैल्यू 48 न्यूटन का आ गया। हाँ या ना? ये बात समझ में आया क्या? हाँ सर। आप ऐसा यस सोचो, सर। मान सर लो जमीन हाँ है, सर। फ्लोर है, ठीक है, आपने क्रिकेट का बॉल ड्रॉप किया, क्रिकेट का बॉल ड्रॉप किया, वो जमीन को तोड़ के नीचे नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है? जमीन से जो नॉर्मल आया उसने ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस कर लिया। हाँ या ना? सर कभी कभी तो टूट जाता है ना। कभी कभी टूट जाता है, कभी कभी टूट जाएगा, डेफिनेटली टूट जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो जो फ्लोर है वो नहीं टूटे। अगर फ्लोर नहीं टूट रहा, आपने क्रिकेट के बॉल को ड्रॉप किया, तो क्रिकेट का बॉल मान लो जो सपोज बैलेंस बाउंस है, बैक करके नहीं आ रहा है, तो नॉर्मल और वो इक्वल होगा। हाँ, तो अगर क्रिकेट का बॉल वहीं पे जाके रुक गया, इसका मतलब क्या होगा? ऊपर के डायरेक्शन में जो नॉर्मल है वो उसके वेट को हैंडल कर रहा है, तभी वो जमीन को तोड़ता हुआ नीचे नहीं गया। आप ऐसा समझो, उसी फ्लोर में एक हाथी को लाके पटक दिया, अब वो हाथी भी वहीं पे रुक गया। अगर वो हाथी भी वहीं पे रुक गया, इसका मतलब क्या हो गया? सेम जो फ्लोर है वो अब इस बार ज्यादा नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा होगा क्या? तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन नॉर्मल का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। जैसे टेंशन का वैल्यू मैंने बताया था, टेंशन का वैल्यू चेंज होता है। अब जैसा ब्लॉक या सिस्टम अटैच करोगे धागे से, वैसे उसका टेंशन का वैल्यू क्या होता है? एडजस्ट होता है। उसी तरह नॉर्मल जो है उसका वैल्यू भी क्या होता है? एडजस्ट होता है। जैसे मान लो सेम फ्लोर है, अगर आप यहाँ पे रख दो 4 kg और यहाँ पे रख दो 10 kg, तो यहाँ पे नॉर्मल आपको 40 न्यूटन का मिलेगा और यहाँ पे नॉर्मल आपको 100 न्यूटन का मिलेगा। तो सेम फ्लोर अलग अलग तरह का नॉर्मल प्रोवाइड कर सकता है क्या? डिपेंडिंग ऑन द ब्लॉक which is being kept on these floor which is being kept on the floor. सर अगर एक को प्लेन में रखेंगे और दूसरे को मतलब ऐसे स्लैंटेड रखेंगे तब भी तब change हो नॉर्मल अलग जाएगा। होगा। तब चेंज हो जाएगा नॉर्मल। जैसे देखो यहाँ पर अगर आपने 6 kg वाले ब्लॉक को रखा होता ना ऐसे, तो उसके इसमें नॉर्मल 6 ही आया होता। अगर आपने 6 kg वाले ब्लॉक को ऐसे सीधा सीधा रखा होता तो नॉर्मल 6 का आ गया होता। लेकिन अगर आपने इंक्लाइन करके रखा है तो नॉर्मल 48 न्यूटन का ही आ रहा है। दिख रहा है क्या? सर हाँ 48 न्यूटन का समझा सर दीजिए एक बार। एक एक करके। हाँ एक बार अर्पित आप पूछो, अब क्या पूछ रहे हो? सर मैं पहले अपना पूछूं? हाँ पूछो। यस सर। सर तो फिर ये जो 48 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसकी वजह मींस ग्राउंड के ऊपर, उसकी वजह से तो स्टेशनरी भी तो हो सकता है ना? लाइक इसका वेट ज्यादा है। स्टेशनरी कैसे 6 होगा? kg वाला ब्लॉक। 6 kg वाला ब्लॉक स्टेशनरी कैसे होगा? मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, तुम इसमें जी भर के फोर्स लगा लो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसमें जी भर के फोर्स लगा लो, ब्लॉक चलेगा क्या? ना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम इसमें ऐसे टिक भी कर दोगे, ऐसा हल्का सा टिक भी कर दोगे, तो 4 kg का ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे तुम्हारे मन में डाउट हो रहा है, क्या डाउट हो रहा है मैं समझ गया, मैं आपको आंसर बताता हूँ। मान लो ऐसा है, एक ब्लॉक है, अब कैसा ब्लॉक है? बहुत भारी है सर, बहुत भारी ब्लॉक है, बहुत भारी, मतलब जितना भारी आप सोच सकते हो, ठीक है। वो जब हम लोग WWE वाला फाइट देखते थे, एक बहुत भारी वो हुआ करता था रेसलर, उसका नाम क्या था? योकोसुमा ऐसा कुछ नाम था उसका। वो बहुत भारी हुआ करता था, 400 पाउंड्स का था वो, जो भी था छोड़ो। तो वो मान लो बहुत भारी है, मान लो, और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, अभी तक हम बात ही नहीं कर रहे सर फ्रिक्शन है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है और अगर आपने इस बहुत भारी फोर्स में ही मान लो 1 न्यूटन का भी फोर्स लगा दिया होता ना,
तो ये जो बहुत भारी ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट करता है। क्यों मूव करना स्टार्ट करता है? क्योंकि इस 1 न्यूटन का जो फोर्स है वो अनबैलेंस फोर्स है, इसको बैलेंस करने वाला कोई है ही नहीं। अगर इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है तो ये बट 1 न्यूटन का कैसे फोर्स करेगा? चला देगा। आया क्या समझ में? बस रेट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो सर जाएगा, ये चेंज मूव कैसे करेगा? मूव करेगा ना, कैसे नहीं हम मूव लोग करेगा? वॉल को पुश करते हैं तो नहीं होता ना। तो वॉल तो जमीन पे फिक्स है ना, फ्रिक्शन है ना वहां पे, यस फ्रिक्शन है सर, ना। तो यहाँ देखो पे फ्रिक्शन एक्चुअल लिखो ना। एक्चुअल सिनेरियो में फ्रिक्शन होता है। अब बोलोगे सर सर रियल यहाँ पे वर्ल्ड में तो, फ्रिक्शन लिखे हो ना, हाँ हाँ, इस डायग्राम पे आप फ्रिक्शन लिखे हो ना। फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन लेस हाँ सर, फ्रिक्शन तब इज ठीक है। एब्सेंट। तो अगर ये बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, बहुत भारी, मान लो 1000 केजी मान लेते हैं, सपोज 1000 केजी है, और इसी के पास में एक छुटकू सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सपोज 10 केजी का। अब अगर आपने इसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो डिफरेंस बस इतना होगा, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा, मतलब हर एक 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो 0.1 से चेंज करेगा। इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा 0.001 का, मतलब इसमें हर एक 1 सेकंड के बाद इतना छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी हो। तो दो मूव तो दोनों करेंगे सर, मूव तो दोनों करेंगे, बस बट क्या होगा, एक का वेलोसिटी चेंज सिग्निफिकेंट है, एक का जो वेलोसिटी चेंज है वो सिग्निफिकेंट नहीं दिखेगा। आया क्या समझ में? हाँ या यस ना? सर। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि सर अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या अब ये ब्लॉक चलेगा? अभी भी चलेगा भाई साहब। अगर आप इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लगा दो और ये 1 न्यूटन का फोर्स है, तब भी ये ब्लॉक चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन के मोशन को वाई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये आपने 2 डायमेंशनल मोशन जब सीखा होगा, तो 2 डायमेंशनल मोशन में यही आपको बताया गया होगा। प्रोजेक्टाइल का स्टार्टिंग में यही आपको बोला गया होगा कि जब हम एक्स एक्सिस के मोशन के बारे में बात करेंगे तो वाई एक्सिस के किसी भी पैरामीटर को कंसीडर नहीं करना है। जब आप वाई एक्सिस के मोशन को देखोगे तो एक्स एक्सिस के किसी भी पैरामीटर को कंसीडर नहीं करना है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 न्यूटन का फोर्स एक अनबैलेंस है अलोंग एक्स एक्सिस, तो वाई डायरेक्शन में कुछ भी फोर्स आ जाए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आया क्या समझ में? यस सर। ओके, और किसी कोई डाउट था और कोई कुछ पूछ रहा था? सर थोड़ा प्रीवियस पेज। ये 48 न्यूटन वाला ना? हाँ सर। ओके, हाँ बोलो, इसमें क्या डाउट है? जैसे ध्यान से सर देखो। आपने हाँ बोलो बोलो। सर आपने बोला कि वेट को बैलेंस कर देता है, बट इसका वेट तो 60 न्यूटन होगा ना। हाँ, लेकिन 60 न्यूटन तो इस जगह एक्ट हो रहा था ना। नॉर्मल तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल है वो 60 के कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है, वेट के कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है, पूरा पूरा वेट को बैलेंस नहीं कर रहा। पूरा पूरा वेट को यहाँ पर बैलेंस करते हैं। जैसे इस वाले सिनेरियो, मान लो ये 60 केजी का 6 केजी का ब्लॉक अगर आप यहाँ पे रखते, तो ये जो नॉर्मल ऊपर होता वो पूरे पूरे वेट को बैलेंस करता। अब यहाँ पर अगर ये इंक्लाइंड हो गया है तो नॉर्मल का वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब ये नॉर्मल जो है वो सिर्फ वेट के कंपोनेंट को हैंडल कर रहा है। आया क्या समझ में? हाँ सर समझ आ गया। यहाँ तक और किसी को कोई भी तरह का डाउट? कुछ भी डाउट? सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, फिर से बता दो। कोई भी ऐसा स्टेप जो फिर से चाहिए या समझ में आ गया? कुछ तो बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आ गया। सिर्फ एक। सर बाकी समझ लोग- आ यस सर। गया। यस सर हाँ सर आ गया समझ में। मतलब मुझे लगता है कभी भी बाकी लोग सो जाते हैं। सर आप इतना बोर करते हो ना सर कि मन करता है कि सो जाए। नो सर, नो सर, नो सर। सोना नहीं है, सो जाओगे तो फिर आधा लेक्चर पार हो जाएगा तब उठोगे। और घर में बैठे बैठे, अकेले बैठे बैठे, ऐसा तो नहीं कि 4 लोग साथ में क्लास ले रहे हैं, तुम भी बैठे हो, मम्मी पापा भी बगल बैठे कि हाँ चलो भाई बच्चा क्या पढ़ रहा है देख लेते हैं। ये मेरे साथ ऐसा होता था। ये मेरे स्टार्टिंग डेज ऑफ माई टीचिंग करियर, जब मैं बीटेक में था तब। तो मैं एक स्टूडेंट को उस समय होम ट्यूशन पढ़ाता था, होम ट्यूशन से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाने जाता था, तो उनकी जो आंटी थी वो आंटी, उनको भी नर्सिंग का एग्जाम देना था। अब नर्सिंग का एग्जाम था तो कुछ स्टेट्स में नर्सिंग के एग्जाम में मैथ्स भी पूछते थे। तो मैं जब उनके बेटे को मैथ्स पढ़ाता था, वो मैं दिल्ली में था उस समय, तो उनके बेटे को जब मैं पढ़ाता तो जो मम्मी होती आंटी थी वो भी आके बैठ जाती थी, और वो थी वहाँ की, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की थी वो। ऐसा ये नहीं बोलती थी ये कैसे हुआ, मतलब ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसा नहीं बोलती थी, बोलती जे कत्थे हुआ, ऐसा पूछती थी।
तो मैं पढ़ाने कहने के लिए तो मैं ट्यूशन टीचर उस बच्चे का था, लेकिन मैं बच्चे को भी पढ़ाता था और बच्चे की मम्मी को भी पढ़ाता था, दोनों को मैंने मैथ सिखाया था। तो ऐसा तुम लोग के साथ भी शायद होता होगा, सब बैठे हैं, घर वाले सब बैठे हैं, एक लाइन से सब बैठे हैं, दादा दादी नाना नानी सब बैठे हैं, अरे टीचर कैसा पढ़ाता है जरा देख ले तो जरा, पढ़ाता भी है क्या करता है, छोड़ो। तो अलोंग वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस के बारे में मैंने बात किया सिर्फ इस 6 kg वाले ब्लॉक के लिए। तो वाई डायरेक्शन में आप देखोगे तो ये ब्लॉक ऊपर नहीं उड़ने वाला। अब क्यों नहीं ऊपर उड़ने वाला, तो ये एकदम ध्यान से याद रखना है, जब बैलेंस्ड तक है, बैलेंस्ड है, ये नॉर्मल उतना ही लगता है जितना जरूरत होता है। नॉर्मल अगर मान लो अगर ये 6 kg के जगह 4 kg होता तो नॉर्मल का वैल्यू चेंज हो गया होता। तो नॉर्मल का कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, सिचुएशन चेंज होगा तो नॉर्मल का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने वाई एक्सिस के लिए नॉर्मल फाइंड कर लिया। अब एक और चीज, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, दोनों बंधे हुए एक धागे से, और धागे से बंधे होने का मतलब है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो धागा टूट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये 6 kg ब्लॉक और ये 4 kg ब्लॉक, हमने देखा था इधर का जो फोर्स है वो 40 न्यूटन का है और इधर का जो फोर्स है वो 36 न्यूटन का है। अब डेफिनेटली ये जो पूरा पूरा सिस्टम है वो नीचे गिरेगा, और दोनों अगर एक धागे से बंधे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, जितना एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन होगा। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो मान लो इस 4 kg वाले ब्लॉक के लिए ना, ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है उसके लिए मेरे को इक्वेशन लिखना है, न्यूटन सेकंड लॉ से मुझे लिखना है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स जब आप इस 4 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखोगे तो 40 न्यूटन का फोर्स चाहता है कि सिस्टम नीचे गिरे, टेंशन क्या चाहता है कि मैं उसको रोकूं, मैं उसको नीचे जाने ना दूं, फिर भी नेट फोर्स के कारण ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मैंने आपको बोला था जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन को आप क्या कर लेना, पॉजिटिव मान लेना। तो अगर आप इसके लिए इक्वेशन लिखोगे ना फॉर दिस 4 kg ब्लॉक, तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 40 नीचे ले जाना चाह रहा है, टेंशन रोक रहा है, तो 40 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 4 इंटू ए। अब बोलोगे सर आप तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते थे फ्री फॉल में, यहाँ पे आप ऐसा क्यों लिख रहे हो? मैंने आपको क्या बोला, एनएलएम के क्वेश्चन में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में, जिस डायरेक्शन में भी आपका नेट फोर्स दिखे ना आप उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना। तो फॉर दिस 4 kg ब्लॉक, अगर ये 4 kg वाले ब्लॉक के बारे में बात करें तो 40 न्यूटन का फोर्स इसको नीचे ले जा रहा है, और सिंस ये मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है इसलिए हम क्या लिखेंगे, 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए। हमने इक्वेशन कैसा लिखा, 4 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं लिखूं फॉर 4 kg ब्लॉक, फॉर 4 kg ब्लॉक, तो 40 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जो नीचे ले जाना चाह रहा है, टेंशन बोल रहा है, टेंशन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कहां जाएगा भाई रुक जा, फिर भी नेट फोर्स था तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन। ये पहला इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, पहले इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है क्या? अरे डाउट नहीं है तो बोलो नहीं है, और अगर डाउट है तो हाँ बोलो सर डाउट है। सर घर नहीं वालों है ने डाउट। सिखाया होगा, हाँ बोलो बेटा, ना बोलो बेटा, मामा बोलो, चाचा बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो, घर वाले से सिखाते हैं ना, तुम लोग भी सिखाया होगा घर वालों ने कि हाँ बोलना है ना बोलना है। और नहीं सिखाया तो देखो ऐसे बोलते हैं हाँ, ना कैसे बोलते हैं, ना ऐसे बोलते हैं। तो ये समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो अच्छे स्टूडेंट है तुम लोग, एक तो हाँ, सीख सर। जाते हो। 4 अब kg वाले नर्सरी ब्लॉक वालों का, को फिजिक्स पढ़ा दोगे। हाँ 4 kg वाले ब्लॉक का इक्वेशन ऐसे लिखेंगे फॉर 6 kg ब्लॉक। 6 kg वाले ब्लॉक के बारे में अगर बात करेंगे तो देखो एक्सिस तो चेंज हो गया है, कैसे चेंज हो गया, अब ये 6 kg वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली ऊपर कौन लेके जाएगा, टेंशन ऊपर लेके जाएगा। 36 न्यूटन वाला फोर्स क्या बोलेगा, वो बोलेगा मैं तो उसको रोकूंगा। तो जिस डायरेक्शन में सिस्टम मूव करता है उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उसको पॉजिटिव मान लेंगे अगर, तो इक्वेशन T minus 36 equal to 6 है। T minus 36 is equal to 6 into 8। सर अब टी ये को पहला सब इक्वेशन है, इक्वेट करके टी हटा देंगे। बिल्कुल। हाँ सर, फिर एक्सेलरेशन आपका 0.4 आएगा। सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपलीफाई कैसे करेंगे, एलिमिनेट कर देते हैं, आसान दिख रहा है। हाँ सर, एलिमिनेशन प्रोसेस। 4 into a, t minus 36 is equal to 6 into a। किसी का आंसर आया था, किसी ने मेरे को आंसर हाँ बताया सर, अरूप का आया था सर। आरूप का आंसर आया था, वेरी नाइस आरूप, आपका आंसर करेक्ट भी आया था। 40 minus 36 हो Yes, जाएगा 4, 4 is equal to 10 times of a हो जाएगा। ऑन A सिंपलीफाइड is equal to 0.4। a का वैल्यू आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार एक्सेलरेशन मिल गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो 4 into 0.4 ये हो जाएगा 1.6, तो माइनस सी उधर भेज दो और ये इधर भेज दो। 38.4 आएगा। 40 minus 1.6 40 minus 38.4 न्यूटन का टेंशन आ जाएगा। आया क्या समझ में? हाँ सर। सबको समझ में आया? Yes, सबको sir. समझ में आया पक्का? सर ओके, अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या? हाँ सर। Sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा आसान रखता हूँ मैं, सर ज्यादा मेरा एक डाउट है, मेरा एक डाउट है बोलो previous बोलो बोलो। slide। सर वो 48 का वो 40 कहाँ से आया सर? ये 40 सर वो 4 kg वाले ब्लॉक को देखो। फॉर दिस 4 kg ब्लॉक 40 न्यूटन का फोर्स चाहता था कि वो नीचे गिरे, टेंशन चाहता था कि रोके इसको, तो 40 माइनस टेंशन इज इक्वल टू नेट फोर्स एंड नेट वो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्स। वो 36 वाला, वो 6 kg ब्लॉक का। ये 60 न्यूटन इसका फोर्स था ना ऐसे। ये 60 को सर। जब रिजॉल्व किया था तो एक कंपोनेंट इधर गया था, एक कंपोनेंट इधर गया था ना, हाँ सर। वही कंपोनेंट है। ठीक है, ओके सर। अच्छा सपोज द क्वेश्चन इज ऐसा, पुली है, पुली को फिक्स करके बांध दिया है 6 kg, फोर के जी, फोर मतलब ले लो, 5 ले लो, 5 kg, 5 में गंदा वाली हो जाएगा, लेकिन इसको चेंज कर देते हैं। फिर इसको मान लो 4 हो गया ना, इसको 5 मान लो, इसको 1 मान लो, फिर गंदा हो जा रहा है, चलेगा ही नहीं। फिर इसको भी 4 मान लो, इसको 2 मान लो। अब सॉल्व करो। तो अब ये पूछा गया फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। दो थ्रेड है, एक थ्रेड इधर है, एक थ्रेड इधर है, एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द थ्रेड। फाइंड द एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक्स। सर वो ग्राउंड पे कि मींस एयर में? एयर में उड़ा हुआ है, मतलब एयर में टांग के रख दिया, सीलिंग से बांध के रखा है इसे, सर इसीलिए। दोनों अलग अलग थ्रेड है। हाँ ये अलग है ना, ये इधर गया, ये ब्लॉक आ गया। अगर ब्लॉक नहीं आता तो सेम थ्रेड होता, अगर बीच में ब्लॉक आ गया मतलब थ्रेड बदल गया। ये थ्रेड 1 मान लो, ये थ्रेड 2 मान लो। अच्छा यहाँ पे कितने लोग बचे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था फ्राइडे को? ऐसा कोई है जो टेस्ट नहीं दिया था जिसने फ्राइडे को? सर प्रीति। प्रीति आपने क्यों नहीं दिया था टेस्ट? I said that I wasn't at home. अच्छा हाँ आपने बताया था, ओके ठीक है। और कौन, और किसने नहीं दिया था? सर मैं टेस्ट 1 नहीं दी थी, सब बोल रही थी टेस्ट मैं 1, हाँ ठीक है, टेस्ट 1 मैं आपका आज करा दूंगा, ठीक है। यस सर। अच्छा देखो, अगर आपने टेस्ट 1 टेस्ट 2 दोनों में से कोई भी स्किप किया है, आप मेरे को मैसेज लिख के भेजना। आपको टेस्ट देना जरूरी है। अब जो टाइम पे टेस्ट नहीं देगा उसको क्या मिलेंगे, उसको तो पहले ही -2 कर दूंगा, मतलब 20 मार्क्स का पेपर है तो वो पहले ही -2 हो जाएगा, -2 फॉर लेट सर ये सबमिशन। बहुत पुराना डायलॉग। अरे नहीं नहीं नहीं, वो पुराना होगा डायलॉग, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। अब मेरे को नए जमाने के पनिशमेंट नहीं आते हैं यार, कहाँ से लाऊं नए जमाने के पनिशमेंट? टू के जी, 4 के जी, 4 के जी। ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन ढूंढना है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द थ्रेड। और जिसने भी टेस्ट नहीं दिया है उसको टेस्ट देना है, तो आज मेरे को शाम तक मैसेज कर देना कि सर मैंने टेस्ट नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया था, उसका रीजन बताना। 5 बजे के बाद मैं आपको पेपर दूंगा, पेपर सॉल्व करना और आंसर भेजना।
किसी का आंसर आ गया क्या? वन पॉइंट फाइव 1.5 एक आंसर आया 1.5 ठीक है देखते हैं। आरो का आंसर आ रहा है ठीक है। किसी ने मैसेज किया है सर आई वाज़न्ट एबल टू अटेंड द टेस्ट ड्यू टू पर्सनल इशू। ओके आप मेरे को बताना ग्रुप में सॉरी मेरे को बताना 5 बजे मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। आधा घंटा टाइम मिलेगा पेपर सॉल्व करना फिर मेरे को भेज देना आंसर। एक आंसर आरोप का आ चुका है। बाकियों का भी आंसर आना चाहिए। अच्छा एक और बात ये 2 बजे आज जो लेक्चर है वो लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा। मैं बता दूं क्या? नहीं सर थोड़ा सा 1 मिनट जल्दी जल्दी। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने दो ना तो लोग भाग जाते हैं। 2 kg वाले ब्लॉक में भी टेंशन लगेगा ना? सब में लगेगा टेंशन। सब धागे से जुड़े हैं। धागे से जुड़े हैं मतलब टेंशन लगेगा। If धागा is there मतलब टेंशन will be there। देखो मैं बता देता हूँ नहीं तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं सर प्लीज सर। अन्वेश आपका आंसर आ गया? सर ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कर रहे हो ठीक है देखते हैं। फिर T2 थ्रेड का टेंशन भी अलग होगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल थ्रेड अलग है तो टेंशन भी अलग होगा। स्वेच्छा आपने सॉल्व कर लिया क्या? स्वेच्छा आप हो मीटिंग में? यस सर। हाँ आपने सॉल्व कर लिया? सर कर रही हूँ। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखते हैं पता नहीं। यानी आपने सॉल्व कर लिया? सर 1 मेरा मिनट 3 आ रहा है 3 आ रहा है ओके ठीक है। हाँ सर 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर 10 तो नहीं आएगा। 10 कैसे आ जाएगा? 10 तो तब आएगा जब वो फ्री फॉल में है। 10 से कम आना चाहिए आंसर। अगर 10 आ रहा है 10 से ज्यादा आ रहा है मतलब आपने चमत्कार किया है। 4 kg वाले ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला फोर्स दिखा देंगे इसका वेट 40 न्यूटन। यहाँ पे दिखा दो टेंशन T1। यहाँ पे दिखा दो टेंशन T1। सेम थ्रेड चल रहा है तो ये टेंशन T1 इधर ये टेंशन T1 इधर। 2 kg वाले ब्लॉक के बारे में सोचोगे अगर तो एक तो पहले दिखा देंगे इसका वेट 2 kg वाले ब्लॉक का वेट 20 न्यूटन इधर। और अब देखो ये धागा चेंज हो गया। धागा चेंज हो गया मतलब यहाँ पे थ्रेड भी चेंज हो जाएगा। सॉरी थ्रेड चेंज हो गया मतलब टेंशन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन हो गया T2। उसी तरह यहाँ पर टेंशन कितना होगा? यहाँ पर भी टेंशन हो जाएगा T2। और क्या है? 40 kg ये 4 kg वाला जो ब्लॉक है 40 न्यूटन इसमें कितना हो जाएगा 40। अब तुम अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से देख के बता सकते हो कि सिस्टम किधर जाना चाहिए। अच्छा अब फिर से पूरा का पूरा सिस्टम धागे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जितना एक्सेलरेशन इस वाले सिस्टम का होगा उतना ही एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज इसका भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो धागे में इलॉन्गेशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं हम ये मान लेते हैं डेफिनेटली ये 6 kg है इधर और इधर 4 kg है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे भागेगा a के एक्सेलरेशन से और ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर भागेगा a के एक्सेलरेशन से। यस और नो?
हाँ या ना? हाँ Yes. सर। सर अभी देखो, अब अगर मैं इक्वेशन लिखना स्टार्ट करूं, मान लो पहले, अब मेरे पास वेरिएबल कितने हैं, t1 t2 और a, 3 वेरिएबल है, मतलब मुझे 3 इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। तो अगर मैं लिखूं फॉर दिस 4 kg ब्लॉक, ये वाला जो 4 kg ब्लॉक है, इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की, ऊपर कौन लेके जाएगा इसको? T1 T1 ऊपर ले जा रहा है, 40 क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो 4 kg वाले ब्लॉक का अगर आप इक्वेशन लिखोगे, आप ऐसा लिखोगे, T1 चाहता है कि ऊपर जाए, 40 उसको रोक रहा है, जिधर नेट फोर्स होता है वही पॉजिटिव होता है, तो T1 माइनस 40 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 4 इनटू a। तो इस वाले ब्लॉक का इक्वेशन मैंने लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन। आया क्या समझ में? ये आया समझ में? यस सर। सर अब इस 2 kg वाले ब्लॉक के बारे में सोचो। 2 kg वाले ब्लॉक को नीचे जाना है, कौन नीचे लेके जाएगा? 1 माइनस 40 क्यों? T1 माइनस 40 क्यों? T1 चाहता है ऊपर जाए, 40 रोक रहा है ना, यस सर। तो T1 माइनस 40। अच्छा, 2 kg वाले ब्लॉक को देखोगे तो देखो, T1 ऊपर है, T2 नीचे है, और इसका खुद का वेट भी नीचे है, और पूरा का पूरा सिस्टम नीचे भाग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 और 20 ये दोनों पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, और जो इसको रोक रहा है उसको लगा देंगे नेगेटिव के साथ। तो T2 प्लस 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। सर नहीं आया समझ में? ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन समझ में आया क्या? 40 न्यूटन भी तो मतलब नीचे खींचेगा ना? नहीं तो 40 न्यूटन तो 2 kg वाले ब्लॉक पे नहीं लग रहा ना, वो तो 4 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा है। टेंशन टू 2 टेंशन टू kg वाले कैंसिल कर ब्लॉक दे रहा है। पर देखो, ये 40 न्यूटन वाले वेट के कारण यहाँ पे टेंशन क्रिएट हुआ। इस टेंशन ने क्या किया, 2 kg वाले ब्लॉक को नीचे ले जाना स्टार्ट किया। तो 40 kg वाला डायरेक्टली नहीं लग रहा था, T2 लग रहा था, तो T2 के कारण अपन ने लिखा, तो हाँ T2 सर, प्लस 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 2a। क्लियर है ना? हाँ सर, हाँ। ओके। अब अगर ये 4 kg वाले ब्लॉक को देखोगे तो 40 न्यूटन का वेट चाहता है कि नीचे जाए, लेकिन T2 टेंशन जो है वो रोक रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 40 माइनस T2, 40 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना, 4a। अब यहाँ पर ना तीनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो देखो, प्लस T1 माइनस T1 गायब हो जाएगा, प्लस T2 माइनस T2 गायब हो जाएगा। तीनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दोगे, ये इससे गायब, ये इससे गायब, माइनस 40 प्लस 40 गायब, तो इस साइड क्या बचा है, सिर्फ 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4a 6a 10a। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आया क्या? हाँ या ना? वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सर इन तीनों के तीनों ब्लॉक में एक्सेलरेशन एक ही लग रहा है। हाँ, तीनों एक थ्रेड से जुड़े हुए हैं ना, तीनों के एक थ्रेड से जुड़े हुए हैं। अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं होता तो धागा इलोंगेट हो गया होता ना। अगर इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका ज्यादा होता तो धागा इधर से इलोंगेट कर जाता। तो अगर फॉर द थ्रेड टू नॉट टू इलोंगेट, द एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन ऑफ ऑल दीस ब्लॉक मस्ट बी सेम। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बार एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन को इसमें पुट करोगे तो T1 मिल जाएगा, एक्सेलरेशन को इसमें पुट करोगे तो T2 मिल जाएगा। चाहो तो यहाँ पे T1 T2 का वैल्यू रख के वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या आप? यस सर। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं। अभी इसमें और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लेना। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लेकिन अभी 2 बजे भी लेक्चर मेरा ही है, तो ऐसा नहीं कि उसमें गायब हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, यस सर। यस सर। चलो फिर एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you.